नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि के बारे में, जो कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार का एक प्रश्न 100% हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। आइए जानते हैं गुणनखंड विधि के इस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार का एक द्विघात समीकरण हमें दिया होगा, जिसमें एक ही चर दो जगह लिखा होगा। आगे वाले चर पर 2 की घात होगी। ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी घात 2 की हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। कक्षा 10वीं में इसे मूल भी कहते हैं, जो अल्फा और बीटा के मान होते हैं। तो आइए आज हम अल्फा बीटा के मान या कहे मूल या फिर x के आंसर, x के हमेशा 2 आंसर निकलते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए करते हैं। तो हमें करना क्या है, अंत में जो संख्या लिखी हुई है इसका गुणा हमें शुरुआत की संख्या, यानी कि यदि x के साथ में, शुरुआत के x के साथ में यदि कोई संख्या है तो हम उसमें गुणा करेंगे, और यदि कोई संख्या नहीं है तो हम मान लेंगे कि इसका जो गुणांक है जो इसका वो 1 है। तो 16 से हम 1 में गुणा करेंगे तो आंसर 16। और जो बीच में संख्या लिखी हुई है इसको भी लिख लेंगे। अब शर्त ये होती है कि हमें कोई 2 संख्याएं निकालनी होती हैं या अपने विवेक से सोचनी होती हैं, जिसमें उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमें गुणनफल 16 प्राप्त हो, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आंसर 8 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं हमें सोचनी होती हैं। तो ये छोटी संख्याएं हैं, इनको हम सोच सकते हैं। यदि कोई बड़ी संख्या है जो हमें नहीं मिल रही है तो हम गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से। 16 के हम गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर 16 आया। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो 8 बार, 2 का देंगे तो 4 बार, फिर से 2 और पुनः 1 बार। ये गुणनखंड आ गए। इन सभी का गुणा करने पर हमें 16 प्राप्त होगा। अब हमें बीच में जो 8 लिखा है, किन्हीं 2 जोड़ा, इस प्रकार से हम जोड़ा बना लेंगे तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम इनका गुणा करेंगे तो आसानी से 16 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो संख्याएं मिली है वो है 4 और दूसरी भी है 4। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, 8 कैसे प्राप्त होगा। तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। लिखना कैसे है, शुरुआत की संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, पीछे वाली 16 को ज्यों का त्यों लिखना है, और बराबर में 0 को ज्यों का त्यों लिखना है। इस 8 को हटाकर, 8x को हटाकर इसकी जगह पर हमें वही 2 संख्याएं लिखनी है जो अभी हमने ज्ञात की है, 4x और प्लस 4x। और जो भी संख्याएं लिखें इस समीकरण में जो भी चर हो, x हो, y हो, z हो, ABCD अल्फाबेट कोई भी अक्षर हो, उसी को इनके साथ लिख लेना है। दोनों संख्याओं में हमने प्लस का चिन्ह लगाया है, क्योंकि हमें प्लस का 8 चाहिए है। यदि हमें माइनस का चाहिए होता तो हम दोनों में -8 लगाते। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप लोग इस प्रकार से संख्याएं लिख देंगे तो हम देखेंगे कि अब यहां 4 पद अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 में से शुरू के 2 में से जो भी संख्या कॉमन निकल रही हो, ध्यान रखना है 100% हर बार शुरुआत की दोनों पदों में से जो भी चर हो, x हो, y हो, z हो, वह तो कॉमन निकलेगा ही। तो इन दोनों में से x कॉमन निकल आएगा। यदि कोई संख्या भी निकल रही हो तो हम संख्या भी निकालेंगे। इसके बाद यहां x पे 2 की घात है तो 1x अंदर बच जाएगा, 1 हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर, और फिर यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहां से x कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा 4। जिस प्रकार से हमने यहां इन दोनों में से कॉमन निकाला है, उसी प्रकार से इन दोनों में से भी जो भी संख्या निकल रही है कॉमन निकालेंगे। और याद रखना है कि इस पीछे वाले गुणनखंड में से x, y, z कभी कॉमन नहीं निकलता है। चलिए, इसमें 4 से भाग जा रहा है, इसमें भी 4 से भाग जा रहा है,
तो हम प्लस का 4 बाहर निकाल लेंगे। प्लस का इसलिए निकालते हैं कि दोनों जगह प्लस है, यदि कहीं माइनस होता तो हम माइनस को कॉमन निकालते। यहां से x बचेगा और यहां से जब हम 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और बराबर में 0। इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे कि 100% ये दोनों कोष्टक, ये दोनों ब्रैकेट समान हो जाते हैं। हमेशा गुणनखंड विधि की यही विशेषता है। जब जैसे ही हमें ये दोनों कोष्टक समान दिखें तो हम इन दोनों कोष्टकों को एक बार लिखेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों पदों में से हम x + 4 को कॉमन निकाल लेंगे। पुनः फिर से तो x + 4 को हम एक बार लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में हमें क्या लिखना है, जो संख्या बाहर दी हुई है ये x और ये +4, इसको हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे और बराबर में 0। इसके बाद हमें इसके बराबर में 0 लिखना है और इसके बराबर में, अभी पूरे पद के बराबर में 0 लिखा हुआ है। अब हम अलग अलग करके x के 2 मान निकालेंगे, जिनको हम समीकरण के मूल भी कहते हैं और अल्फा बीटा के मान भी कहते हैं। तो हम इसको अब इस प्रकार से लिखेंगे कि x + 4 बराबर 0 और x + 4 बराबर 0। इसके बाद हम इस 4 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर हमें 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान हमें -4 प्राप्त होगा। उसमें भी यही करना है, तो x यही रहेगा, +4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की दो वैल्यू -4 और -4 हमें प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार से इसको हम अल्फा का मान -4 कह सकते हैं और बीटा का मान भी -4 कह सकते हैं। यही समीकरण के दोनों मूल हैं, यही x के 2 मान हैं और यही अल्फा बीटा के मान हैं। आइए एक प्रश्न को और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो गुणनखंड विधि है ये कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं में परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। ये समीकरण द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पीछे 30 लिखा है। इस 30 से हमें इस 2 में गुणा करना है तो हमें 60 प्राप्त होगा, यानी कि हमें जो 2 संख्याएं चाहिए हैं उनका गुणनफल 60 होना चाहिए और बीच में लिखा हुआ है 4, यानी उन दोनों संख्याओं को या तो जोड़कर या घटाकर 4 भी आना चाहिए और यदि हम उन दोनों का गुणा कर दें तो हमें उत्तर 60 भी मिलना चाहिए। चलिए तो हम खोजते हैं संख्याएं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 60 का, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे 30 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा और फिर 5 से भाग देंगे। ये जो 4 हमने 60 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो 4 और n का गुणा करते हैं तो 15। ये 2 संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा और यदि इन दोनों में से घटाएंगे तो 11 मिलेगा और बीच में ना तो हमें 11 चाहिए है और ना 19 चाहिए। इसलिए हम पुनः क्या करेंगे, अब की बार हम इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा करते हैं तो 6 मिलेगा और इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10 मिलेगा। यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमें 60 मिल जाएगा और यदि इन दोनों को जोड़े तो 16 मिलेगा, लेकिन घटाने पर आसानी से 4 प्राप्त हो जाएगा। 10 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो हमें बीच में जो 4 लिखा हुआ है वह मिल जाएगा। इसलिए हम 10 और 6 ये इस सवाल में प्रयोग करेंगे इन दोनों संख्याओं का। चलिए आगे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, पीछे वाली संख्या को भी ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर में 0 ज्यों का त्यों लिखना है। इस 4x को हटाना है और इसकी जगह पे हमें 10 और 6 ये दोनों संख्याएं रखनी है। अब ध्यान रखना है कि 4x हमें प्लस का चाहिए है जोड़ना वाला, तो हमें ध्यान रखना है कि 10 और 6 में से हम ये दोनों संख्या ले रहे हैं तो इन दोनों में से हमें बड़ी संख्या प्लस वाली चाहिए, तभी आंसर प्लस वाला बचेगा। तो हम यहां लिखेंगे प्लस का 10x और माइनस का 6x। ठीक है।
और इसके बाद हमें पता है कि अब यहाँ 4 पद हो जाएंगे, तो हम आगे वाले पदों में से कॉमन निकाल लेंगे और पीछे वाले पदों में से कॉमन निकालेंगे। आगे वाले पदों में से दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो 2 निकाल लेंगे, और दोनों में x है तो हम x को भी निकाल लेंगे कॉमन। तो यहां से क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिए हैं, x कॉमन निकाल लिए हैं, लेकिन x पे यहाँ 2 की घात है इसलिए 1x यहाँ बच जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ हमने 2 कॉमन निकाला है यानी कि 2 से भाग दिया है तो 5 बार में जाएगा, और यहाँ से x हम पहले ही निकाल चुके हैं तो केवल 5 बचेगा। अब ध्यान रखना है अगले कोष्टक में जो भी आंसर आएगा बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर आएगा, यह गुणनखंड विधि की विशेषता है। चलिए यहां से कॉमन निकालते हैं, तो हमें दिख रहा है कि 6 में भी माइनस है और 30 में भी माइनस है, इसलिए हम सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह निकाल लेंगे कॉमन। उसके बाद इसमें भी 6 से भाग जाएगा और 30 में भी 6 से भाग जाएगा तो 6 भी बाहर निकाल लेंगे। फिर यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि हम माइनस और 6 को पहले ही कॉमन निकाल चुके हैं, और यहां से माइनस हम कॉमन निकाल चुके हैं तो यहां बचेगा प्लस, और 6 से हम भाग देंगे 30 में तो 5 बार में जाएगा। इतना करने के बाद हमें स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि दोनों कोष्टक समान हो गए हैं, और ऐसा 100% हर प्रश्न में हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोष्टक समान है उनको एक बार लिखना है, और दूसरे कोष्टक में जो संख्या बाहर है 2x और -6, 2x - 6 इसको दूसरे कोष्टक में लिखना है बराबर 0। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों कोष्टकों के बराबर में अलग अलग शून्य कर देना है। x + 5 के बराबर में 0 और 2x - 6 के बराबर में 0, 2x - 6 के बराबर में 0। अब यहां से हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, उनको हम समीकरण के मूल कह सकते हैं या फिर अल्फा बीटा के मान कह सकते हैं, या x के 2 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए यहां से हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 5 प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक उत्तर तो हमें यहां प्राप्त हो गया। दूसरा आंसर दूसरे समीकरण से प्राप्त होगा, तो 2x - 6 बराबर 0 लिखा हुआ है, यहां हम 6 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा, फिर 2 से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये 2 चला जाएगा 6 के नीचे यानी कि बटे में, और हम 2 से इस 6 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो x का दूसरा आंसर 3 आ गया। पहला आंसर है -5 और दूसरा है 3। ये दोनों समीकरण के मूल हैं, इनको हम अल्फा और इसको बीटा कह सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और गुणनखंड विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं में इस प्रकार के प्रश्न गुणनखंड विधि का एक प्रश्न वार्षिक पेपर में हर बार पूछा जाता है। आज से आप लोग इस प्रश्न को करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप लोग इस प्रश्न को हल करके इसका आंसर दें। नमस्कार।